except your name Yes. and your place of birth and all. Yes. Tell me something about yourself. So I have done my architecture from Jamia Millia Islamia. I'm an Okay. architect. Okay. Then I have worked in a private company called V-Delox as a junior architect. Okay. Then I have worked in CSI, CBRI, Central Building Research Institute as project architect. Okay. And then I have started preparing for the civil services examination. I have written mains also of UPSC 2 times, Okay. but unfortunately I could not qualify it. And Okay. then I'm right now selecting the mains of writing. Okay. And my hobbies are film review and singing, Bollywood music. Okay. So बिलाल आपने कब से सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू सर मैंने कोविड के बाद से स्टार्ट किया है। मतलब 2020 से बात किया जी। और अब तक आपने और यूपीएससी आपने कब कब फेस किया? यूपीएससी मैंने सर 21 एंड 22 ये तो- सर 22 से मैंने एक कोचिंग है हमदर्द स्टडी सर्कल, वहाँ पे एज एन एकेडमिक मेंटर भी वर्क किया है एक Okay. साल। वहाँ पे प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटरशिप भी अप्लाई करते हैं, तो आई Okay, okay. आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन वर्क देयर आल्सो। ओके सो टेल मी बिलाल, जामिया मिलिया का नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था? सर जामिया मिलिया एक नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, जिसमें गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद और हकीमुल्लाह खान, जितने भी ये नेशनल लीडर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को इकट्ठा करके 1920s के मूवमेंट में अलीगढ़ में जामिया मिलिया का मूवमेंट स्टार्ट किया एंड देन इट टुक टू दिल्ली और फिर यहाँ वहाँ पे ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में और ख़ास तौर से मुस्लिम्स में एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स का एजुकेशन बहुत लैक कर रही थी, तो उसमें एजुकेशन को अवेयर करने के लिए और पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट को अवेयर करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। अभी आपने जो बोला कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन का, ये सर अभी इससे पहले Yes. एक कमेटी बनी थी सेंट्रल Yes. गवर्नमेंट में, Yes, वो sir. कौन सी कमेटी थी? सर वो सच्चर कमेटी थी Okay. जो माइनॉरिटीज़ की खासतौर से मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए, ओके मतलब एजुकेशन ही उनकी पूरा पार्टिसिपेशन किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन उसमें उसके लिए थी, और उसमें काफ़ी कंडीशंस मतलब बताई गई थी कि मुस्लिम्स की सही नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। आप आर्किटेक्ट बी आर्क कर Yes, sir. रहे हैं, Yes, तो उत्तराखंड वी ऑल नो कि उत्तराखंड एक Yes, sir. सिस्मिक जोन में आ जाता है, Right. तो इनकी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए बीइंग एन आर्किटेक्ट Right, sir. आप किस तरीके से क्या सजेस्ट करते हैं? सर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बायलॉज हम लोग के लिए डिज़ाइन किए गए, स्पेशली जो उत्तराखंड में जो NDDA के बायलॉज हैं वो follow किए Recording जाते in हैं। progress. हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बायलॉज को फॉलो नहीं किया जाता है। Okay. एक ये बहुत बड़ा प्रोविजन है। सेकेंड है कि हमें सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ जाना है, जिसमें कि हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स की तरफ डिज़ाइन करना है। एक हम हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन वे पे हम जा रहे हैं, तो ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सिस्मिक जोन में है, तो ये हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत डेंजरस प्रोविजन हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स की तरफ जाएं, जिसमें कि हम फाउंडेशंस की तरफ, उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस की तरफ, आइसोलेटेड फुटिंग्स की तरफ, जो और भी प्रोविजंस हैं उनकी तरफ वर्क करें। यहाँ पे और- कॉलम जी सर। और जो पिलर्स का जो है राइट सर। वो यहाँ अर्थक्वेक रोक सकता है जो आजकल बिल्डिंग्स में चल रहा है? सर इसमें 2-3 प्रोविजंस हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में, तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में आइसोलेटेड फुटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फाउंडेशन को और सुपर स्ट्रक्चर को अलग कर दिया जाता है, तो जो वेव्स आती हैं अर्थक्वेक की वो इतना शेक नहीं कर पाती बिल्डिंग्स को। सेकंड ये है कि हम शेयर वॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। शेयर वॉल्स जो हैं वो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है और अर्थक्वेक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। सर उत्तराखंड के रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हम यहाँ की जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है उसको भी प्रमोट करें। एक वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है उत्तराखंड का, कोटी बनाल आर्किटेक्चर, दैट हैज़ बीन फेमस फॉर अराउंड 1000 ईयर्स, जो 1000 ईयर्स से वहाँ पे टिका हुआ है, इतनी उत्तरकाशी ऐसी सिस्मिक जोन में वो एस्टेब्लिश है। तो वहाँ के हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और उसको मॉडर्न सिनारियो में इनकलकेट करके हम बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। गुड। अच्छा, आप आर्किटेक्ट हैं तो आप ये बताओ, जोशीमठ में जो इस समय चीज़ें जो चल रही हैं, Right. ओके, कि ये आ रहा कि जोशीमठ है सिंकिंग, Yes, sir. ओके, तो बीइंग एन आर्किटेक्ट Right, sir. इसी फील्ड में ये सर। इसका रीज़न क्या है? रियल सर इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जोशीमठ है वो बना ही उस ऐसी जोन पे है जो बहुत ही वल्नरेबल है, जो लैंड सब्सिडेंस की जोन है। जो MC मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी थी 1960s में, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 100 ईयर्स में दिस लैंड विल सिंक, बट इतना अटेंशन पे नहीं किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न यही है। फिर सेकेंड रीज़न है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन का,
और सीवेज का जो प्रॉपर सीवेज नहीं है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो काफ़ी अंदर नीचे चला गया, वाटर सीप कर गया है ग्राउंड में, तो बिल्डिंग्स की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी वीक हो चुकी है। एक केस ये भी आया था जो टनल्स डिग करी जा रही थी, उसमें एक रप्चर हो गया था, तो एक एक्यूफायर पंचर होके वाटर सीपेज हो गया था अंडर जोशीमा में, वो भी रीज़न बताया जाता है। तो ये मैन मेड एंड जियोलॉजिकल बोथ रीजन इन्वॉल्व हैं इसमें। ओके, तो इसके क्या कैसे इस आप अगर आपको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक? सर स्टेप्स में सबसे पहले तो अगर जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो लोगों को हैफाजार्ड मैनर में अभी भी वहाँ पे लोग प्लेस्ड हैं उनको हमें एक रीलोकेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोविजन यही है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें कि उनको एक सेफ जगह पे जाना है, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है घरों की वो डिवास्टेशन की ओर जा रहे हैं, तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को अभी एक सेफ जगह पे ले जाएं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम जोशीमठ जो नया जोशीमठ बसा रहे हैं उसमें हम एक प्लांट कंस्ट्रक्शन वे की तरफ जाएं, जिसमें कि सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग पे जाएं, जिसमें कि जो सिर्फ कॉन्क्रीटाइजेशन ना हो, वहाँ पे टिम्बर और स्टोन्स का भी यूज़ किया जाए अर्थक्वेक मेसनरी में, वो कंस्ट्रक्शन हम बिल्ड करा जाए। जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको लॉ को अवॉइड किया जाए, 2 to 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग ही परमिट करी जाए बाई लॉज के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, देन वी कैन फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आप ऋषिकेश से हैं। जी सर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कुछ बताएं। सर ये अराउंड 126 या 130 किलोमीटर्स की रेल लाइन होगी ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग, जिसमें अराउंड 17 टनल्स कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं और एक बहुत ही सिस्मिक जोन से इस रेलवे को पास किया जा रहा है। उसी में कभी हमारा रिसेंटली हादसा भी हुआ था सिल्कवारा टनल वाला, और इसमें नंबर ऑफ स्टेशन अराउंड 13 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पर ट्रैक 13 है। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होना है इंडिया का, बिकॉज इट विल कनेक्ट द प्लेन्स टू डायरेक्टली हिल्स। तो एक सिस्मिक जोन से हम ट्रेन्स को ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बट वी हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दीज जो एक्टिविटी हुई है वहाँ पे जो सिस्मिक फ्रेजाइल जोन में, तो उसको ध्यान देके हमें कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे। अच्छा, ये कौन सी कंपनी बना रही है? सर आई थिंक लार्सन मतलब मेन ये प्रोजेक्ट किस कंपनी का है, मेजर अंडर में है? सर आई एग्जैक्टली डोंट नो, सॉरी। RVNL, ओके, रेलवे विकास निगम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक प्रगति ऐप है, तो व्हाट इज प्रगति प्रोजेक्ट प्रगति? सर इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ तो मुझे डिटेल नहीं पता, बट प्रगति प्लेटफॉर्म एक जनरल प्लेटफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे सारी वर्क डिटेल्स डाली जाती हैं। इसी से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्णप्रयाग के बारे में देखेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट प्रगति। तो व्हाट इज प्रगति? सर प्रगति इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो भी वर्क डिटेल्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन है अलग अलग जोन्स के, SDM से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वर्क डिटेल से, वो सब दिया जाता है, तो ताकि एक सेंट्रल या स्टेट जो हायरार्की है वो सब उस प्रोजेक्ट में लूप में रह सकें कि उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, किस टाइम में। सर Bilal. Yes sir. What is the meaning of this name, Bilal? Sir it means moist water. Moist. Yes. Okay. So there is a place from where we get the water of Zamzam. Zamzam. Yes. Yeah. Yes sir. So what is the importance, mythological importance of it? Sir, this exactly I don't know the details, but I know this that Prophet Muhammad has gone to that place and he has opened some some cavity, something like that, and then the water has came. So it's something like that. Exactly I don't know the details. All right. All right. So you come from Aligarh. Sir, I have done my 12th from Aligarh. You have done from Yes, your sir. 12th from Aligarh AMU. Yes sir. So there was a political party which was formed by Sir Syed. Yes sir. There was a political party. And Sir Syed had a view that Britishers should continue ruling Yes, sir. India. Yes, sir. He was against their leaving Right, sir. our Right, country. So what was his perception? Sir, his perception was that because in Muslim community there was a very lack of education in that time, Yes. and he was thinking that Muslims could develop only because of the help of Britishers. At that time, the Britishers, they were engaging in some developmental activities also, education activities, communication activities, and Muslims were very marginalized at that time. So Sir Syed thought that this was the right time that Muslims could gain participation in politics also, in education also. So they come to the mainstream because they were like very lagging behind. So that's why he was supportive of the Britishers. All right. So you have done BARC. Right. So There are certain schemes going on for the redevelopment
of our cities. They Yes, are sir. Amrut, Yes, sir. Hriday, and Yes, sir. Smart City Mission. Yes, sir. So, what are the mandates of these schemes? Sir, mandates in terms you are asking about the details of. See, these schemes are targeted to Right. develop different aspects of cities, right? Right. So, Hriday Yes, sir. targets Yes, sir. different Yes, sir. sort of Yes, sir. cities. Yes, sir. I Yeah. got it. So, yeah. Sir, Amrut is about the Atal Mission for Reservation and Transportation, Transportation. and Hriday is about the heritage city development. All right. The pilgrimage cities that is most important in India, they are being developed about the basic sanitation facilities, water facilities, services facilities. All So, these. how many cities are there in Sir, Hriday? I think 12 cities are there. 12 cities are Yes, there. sir. All right. And Smart City Yojana, around 100 smart cities were thought of being developed. Dehradun was also included in that. Okay. So Smart City is about a city that will be connected to the internet also, and that will boast of intelligent and green buildings. that will- Internet and sort of Wi-Fi. You're No, saying. sir. Internet is I can say that about the Internet of Things. Okay, That- IoT. Yes, sir. Okay. IoT. Okay. Okay. And about it will include a number of things. For example, transportation also. It will include green transportation, urban transportation, and green buildings also, and connected also. Transport corridor is also there. So number of things will be there. So then it can be developed as a smart city. Okay, so when you say about internet in Yes. city areas or urban areas, there is one scheme PM Vani. Yes, sir. PM Vani. Yeah, so what is the concept of it? So PM Vani is a concept like in olden times we used to have STDA and PCOs. Yes. So PM Money is a new concept of that, in which some Wi-Fi hotspots will be developed across the city. Alright. Some local vendors, some local shop people, they will take from the district office, some district centers will be developed, and then Wi-Fi hotspots can be developed in different places. So it is about connecting the whole place, whole city with the Wi-Fi. So that is about the scheme. Very nice, very nice. So I just wanted to means I'm very inquisitive Right. about means knowing that what was the reason behind that there was a gap of 150 years Mhm. between the invasion of Mahmud Ghaznavi and Muhammad Ghori. So why was there a gap of 150 years, more than a century? 1.5 centuries. What were the factors? Sir, exactly I can't recall those factors, Okay. but to my best knowledge, I can say that geological factors were still there, geographical factors, because You are saying that geographical factors had resisted them to invade India for 150 odd years. not resistant, but Yes. somewhat there was some apprehensions about the rulers to go in that farther area. Okay. So coming from Uttarakhand, right? So what do you know about Veer Shiromani Madhav Singh Bhandari? Sorry, sir, I exactly don't know the details about him. Chandra Singh Gadwali? Yes, sir, he was one of the famous Uttarakhand movement person. Uttarakhand movement person? So he was involved in this army, the British army. He is involved in the British army, Chand Singh Gadwali, Okay. and he led one movement. I'm forgetting right now, sir, that movement. Okay. Let me give you one hint. Right, sir. So Khudai Khidmatgars were also Yes, sir. Yes, sir. Peshawar Khan. He Yes. was involved in the Peshawar In Khan. which year? 1930, sir. 1930. Yes, So sir. 1930 was means which movement was going on in our country? Sir, 1930 that Sabarmati movement started, and then CDM. CDM. Yes, sir. All right. My last question to you is: what are some water efficient technologies of irrigation? Being Sir, India, being yes, a sir. stressed Yes, country, sir. right? So, drop sprinkler systems are there in which we can save water, and then we have to include the rainwater harvesting techniques and connect it to the canals so that water can be populated in the areas of agriculture. So there is one expressway where the drip irrigation technology was adopted for the first time by the government. The complete expressway has By the been Uttarakhand government, no, by the Indian government. by the central government. Yes. Can you name that expressway? Sir, no, I can't Okay. recall. All right, sir. So, well, Bilal, coming back to your hobbies, Yes, sir. film review. Yes, sir. So, can you please differentiate between a commercial film and an art film? Sir, I don't think there should be a discrimination between these two terms. It's a notion that we have made.
Okay. For example, There's no difference between commercial Sir, and not. no, the differences are being made by the people only, Okay. and by the, we can say, the Bollywood people or the people who are involved in the industry, but there should not be any difference. Commercial movies are being said that it is being produced at a very mass scale, big stars are involved in there, and art movies are produced on a very low budget scale. Big Bollywood stars are not working in that movie, and they are being released at a small scale. But now the difference between two is now gradually declining also. People are now going for the movies like art cinemas also, which is being said art cinemas, or the boundary between commercial and art cinema is now diminishing right now. Okay. What factors do you consider regarding the film reviews? So there are a number of factors in that film review. If we say, for example, from starting point of the screenplay to the story to the cinematography to the editing, there are a number of factors in which we can review a film. How the director's vision is that, how he has populated to that vision, how the actors are performing in that vision, and in what type of budget a movie has been made. Sometimes small budget movies they do wonders, sometimes big budget movies fail. So there are a number of other factors from which we can review the movies. Okay. How Uttarakhand can benefit from this filmmaking industry? Sir, Uttarakhand has recently launched the new film policy also, in which they are giving around 50% capital subsidy to the national films and 25% subsidy to the local films, the Garhwali and Kumaoni films. So they have been incentivized, and they are trying to develop a new film city also. They are trying to promote the exotic places of Uttarakhand, the religious places of Uttarakhand, to get involved in those filmmaking. So a lot of efforts are being made to promote the city as a film city also. Recently we have seen the Global Investor Summit also. Some film-based concepts have also been introduced in that. Okay, Bilal. Well, Bilal, let's suppose you are being selected. Yes. And you are a senior officer. Being a senior officer, what steps would you take to attract investment in our state, Uttarakhand? So as investment. Yeah. Sir, a first step will be that the land strict laws which are there in Uttarakhand, they will be eased for investment, but according to the principle that there the land is not being harshed, or on the principle of, we can say, sustainable development, the land laws will be eased. First step can be there, so that, because the big investment company, they first of all they need the land. Then second point will be the skill development, because we have a lot of population that is unemployed also. That is a great problem in Uttarakhand. So we can do a skill development for those people, and though they can be then employed in opportunities or industries which are coming up. Okay. So skill development, so land and labor both will be available. Then capital subsidies will be there, which will be given to the investments. So these things are there that majorly on a major strategy they can be helpful. And then we have to dispare the hills and plains area. We have to, Okay. for example, most of the industry is coming in plains area, but we have to try to develop the hills area also. That is most important in Uttarakhand, because Uttarakhand lies in 86% hills area, and that is right now more underdeveloped as compared to plains. Very good. Excellent. Well, tell me something about the Kaladonda. Kalakodunda. So it's a old name of Lansdowne. Okay. And Lansdowne is a military area. Garhwal regiment was first formed here in Kalakodunda, and so that's I know of this. Okay. Well, ठीक है Bilal, let's we are summing up your interview for Smoke. Thank you. Within 5 minutes, we will again call you, Right. okay, and we will give you the feedback. Okay. Fine.